जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं मैथ्स का स्पेशल टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशल 10 क्वेश्चन, यानी दोस्तों 10 का दम। पिछले वीडियो में जो आपको 10 क्वेश्चन बताए थे दोस्तों, एक से बढ़कर एक जबरदस्त क्वेश्चन सीरीज थी। और आज दोस्तों फिर मैं आपके लिए एक 10 का दम लेके आया हूं, यानी कि स्पेशल हमारा वीडियो है जिसका नाम है 10 का दम, यानी स्पेशल 10 क्वेश्चन जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां से जोड़े जबरदस्त क्वेश्चन सीरीज हम क्लियर करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखें, पूरा समय दें। और पहली बार यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सारे के सारे लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे जबरदस्त क्वेश्चन सीरीज का मजा उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित व्यंजक में, यानी कि आपको एक व्यंजक दिया हुआ है, व्यंजक आपको दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x माइनस 12। इसमें आपसे ये पूछा है कि ये जो व्यंजक है ये निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया है x माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है x प्लस 4, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है 2x प्लस 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 3x माइनस कितना 4। 3x माइनस कितना है 4 है। और आपसे पूछा है कि यह व्यंजक, निम्नलिखित व्यंजक किससे पूरी तरह विभाजित है। तो दोस्तों बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है और यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं भाई। इस क्वेश्चन को हम कहते हैं वर्ग समीकरण। क्या कहेंगे? वर्ग समीकरण। और दोस्तों वर्ग समीकरण से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो आपसे x के मान पूछे जाएंगे यहाँ से कि x के मान क्या होंगे। दूसरी बात आपसे पूछ सकते हैं कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। और तीसरी बात आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इसके गुणनखंड दे दिए जाए तो इससे वर्ग समीकरण क्या बनेगा। और चौथी बात दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यह संख्या, यानी ये जो व्यंजक है ये निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। तो दोस्तों देखते हैं वर्ग समीकरण किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों वर्ग समीकरण सॉल्व करने का तरीका होता है, यदि एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या आपको दी है, वैसे अगर संख्या नहीं हो तो नॉर्मल सा एक क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ग समीकरण यानी एक्स स्क्वायर के आगे अगर आपको कोई संख्या दे रखी है तो इस संख्या का गुणा दोस्तों मानते हैं किससे? लास्ट वाली संख्या से, यानी किससे मानेंगे? 12 से। अब हमें क्या करना होती है, ये जो संख्या है और ये 3 का गुणा करने पे यहाँ पे एक जो संख्या बनी है, क्या बन गई? 12 तिया 36। अब आपको क्या करना है, कोई भी दो संख्याएं देखना है जिनको जोड़ने घटाने पे 5x आ जाए और उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर क्या जाए? 12 तिया 36 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब हमें कोई दो संख्याएं देखना है जिनको जोड़ने घटाने पे आए कितना? 36 आए और उनका डिफरेंस कितना हो जाए? तो दोस्तों उनका डिफरेंस हो जाए कितना? 5x। तो आप यहाँ प्लस का 9x लिखिए। प्लस के 9x में से अगर आप माइनस का 4x घटा देते हैं तो कितना बचता है दोस्तों? 5x बचता है। अगर आप प्लस के 9x में से माइनस का 4x घटा देते हैं तो 5x बचता है। और 9 और 4 का गुणा कर दें तो दोस्तों 12 तिया 36, यानी कितना आ जाता है? माइनस का 36 आ जाता है। यानी 12 तिया 36, माइनस का है तो माइनस होगा। और दोनों संख्या में से यदि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो उत्तर काय में आएगा? माइनस में। अब यहाँ से आपके दो पद बनते हैं दोस्तों, एक पद ये बनेगा और एक पद ये बनेगा। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है? जो भी आपका यहाँ मिला है, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 तिया 9 इसको कहेंगे। x इसमें है तो 3x आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x स्क्वायर था तो x बचा, इधर क्या बचा? यहाँ पर 3 बचा, क्योंकि x आपने यहाँ से निकाल लिया। अब इन दोनों में आपको देखना है भाई दोनों में क्या मिला है? 4 मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर निश्चित रूप से इस कोष्टक के अंदर हो जाएगा कितना? x प्लस 3। जो इस कोष्टक के अंतर्गत आता है वह वही इस कोष्टक के अंतर्गत भी आता है। तो अब यहां से आपके इस वर्ग समीकरण के दो गुणनखंड हुए। एक तो जो कोष्टक के अंदर आपकी संख्या है x प्लस 3 और एक दोस्तों इन दो संख्याओं को मिला के बनेगा यानी 3x माइनस कितना? 4। 3x माइनस कितना? 4। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। एक क्वेश्चन का आपका आंसर यहां से निकल चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये किससे विभाजित है। तो दोस्तों इसके गुणनखंड ये है, जैसे भाई आपसे कहें कि आपसे कहा 6 है, 6 के आप गुणनखंड बताइए तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे?
1 होगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 होगा, तो ये इसके गुणनखंड हुए। 6 भी इसका गुणनखंड है। वैसे आप ये कहेंगे अब भाई 6 किससे विभाजित है, आपसे पूछा तो 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित और किससे है, 3 से भी विभाजित है। तो इस वर्ग समीकरण के 2 गुणनखंड है, इसका मतलब ये दोनों से विभाजित है। तो दोनों में से कौन सा आपके ऑप्शन में मिला है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या मिला है, 3x - 4। तो यह व्यंजक किससे विभाजित है पूरी तरह, तो 3x - 4 से विभाजित है। अब दोस्तों यहाँ इसके अन्य क्वेश्चन क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बना इसका कि इसके गुणनखंड क्या है, तो आपके ये 2 आंसर हो गए कि गुणनखंड क्या है। भैया आपसे पूछते कि x का मान क्या है, तो x + 3 बराबर आप 0 मानते, तो x का मान यहां से निकलता -3। एक और मान अगर आपको निकालना पड़े तो 3x - 4 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये x के 2 मान होंगे, क्या होंगे, x के 2 मान होंगे। तो दोस्तों यहां से ये इसके गुणनखंड है। आपसे पूछा जाए कि इस वर्ग समीकरण के गुणनखंड क्या है, तो ये है। और इस वर्ग समीकरण के मूल क्या है, तो दोस्तों इस वर्ग समीकरण के मूल है -3 का और 4/3। अब आपसे पूछा जाए कि यह संख्या किससे विभाजित है या वर्ग समीकरण किससे विभाजित है, तो ये इससे भी विभाजित है और इससे भी है। तो दोनों में से आपका ऑप्शन मिला है क्या, ऑप्शन नंबर डी यानी 3x - 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3x - 4 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 10 का दम यानी स्पेशल 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके काम में आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ बनने वाले हैं, वो सब मैं आपके क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों के लिए वेरी यूजफुल वीडियो है। क्योंकि मैं स्पेशल वही क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जो पिछली व्यापम परीक्षाओं में आए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों पेन रखिए, रजिस्टर रखिए और क्वेश्चन नोट करिए और इस तरीके का क्वेश्चन आप सीखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं खरीदा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों पिछली व्यापम परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा है। भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, परिवर्तन किस तरीके से होता है। भाई हर क्वेश्चन के पीछे एक सारांश हम उसका निकालेंगे। भाई इस क्वेश्चन से सारांश यानी कि इस क्वेश्चन से निकलता क्या है, भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आधार कहाँ से बनता है वो हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं खरीदा। टोटल गेहूं कितना है, तो दोस्तों 6 टन गेहूं खरीदा है। गेहूं कितना है, 6 टन है। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है साइड में लिखा हुआ है, वहां से आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बोल के बता रहा हूं। एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं खरीदा और उसमें से 4.7 टन उसने बेच दिया। ये तो खरीदा था और बेच कितना दिया दोस्तों, 4.7 टन गेहूं उसने बेच दिया है। अब आपसे ये पूछा है कि अब उसके पास कितने किलोग्राम गेहूं बचा है, यानी कि शेष कितने किलोग्राम आपका गेहूं बचा है, शेष कितने किलोग्राम गेहूं बचा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां से बनती है कि भाई 6 टन तो गेहूं था और बेच दिया कितना, 4.7 टन। अब शेष कितने किलोग्राम गेहूं आपका बचा है। अगर हम ऑप्शन नोट करें तो दोस्तों ऑप्शन है 130 kg यानी 130 किलोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन है 130 किलोग्राम। सेकंड वाला ऑप्शन है 13 किलोग्राम, 13 किलोग्राम। और तीसरा ऑप्शन है 13,000 किलोग्राम, 13,000 किलोग्राम। और चौथा ऑप्शन है 1300 किलोग्राम। कितना है, 1300 किलोग्राम। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, भाई क्वेश्चन में यहां से ये है कि परिवर्तन किस तरीके से हुआ है, बस यही आपको ध्यान देना है। क्योंकि गेहूं की जो क्षमता आपको दी है खरीदने की और बेचने की वो दे रखी है टन में और आंसर आपसे पूछा है किलोग्राम में। तो कुछ चीजें आपको यहां से याद रखना है। क्या याद रखना है, वही 1 टन आपसे पूछा जाए तो 1 टन बराबर कितने किलोग्राम होता है, तो 1 टन बराबर होता है दोस्तों 1000 किलोग्राम। 1 टन बराबर कितना होगा, 1000 किलोग्राम। एक और आपको याद रखना है कि 1 क्विंटल क्या आ जाए दोस्तों, 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलोग्राम।
1 क्विंटल बराबर कितना होगा 100 किलोग्राम होगा, और 1 टन बराबर कितना होगा 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 किलोग्राम। अब यहां से आपने गेहूं लिया है तो कुल गेहूं आपका कितना हो गया, कुल गेहूं अगर आप किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 का 6 में गुणा करेंगे तो आपने कुल गेहूं लिया है कितना 6000 किलोग्राम। कितना लिया है 6000 किलोग्राम, क्योंकि आपने 6 टन लिया है। अब यहां से आपने देखा कि बेच दिया आपने, तो भाई बेचा कितना है, तो कितना बेचा है, तो आपने 4.7 टन आपने बेच दिया है। तो 4.7 इंटू 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 4700 किलोग्राम आपने गेहूं को बेच दिया है। तो निश्चित रूप से आप 6000 में से 4700 घटा लीजिए तो आपका जो शेष गेहूं बचा है वो कितना बचा है 1300 किलोग्राम बचा है। कितना है 1300 किलोग्राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपके पास जो शेष गेहूं बचा है वो कितना है 1300 किलोग्राम है। तो ये कुछ पद्धति हैं, आप लोगों को यहाँ से नोट करना है। 1 टन बराबर होगा कितना 1000 किलोग्राम, और 1 क्विंटल बराबर होगा कितना 100 किलोग्राम। इसके बाद दोस्तों कुछ अन्य पद्धति भी होती है चेंज करने की, तो थोड़ा सा आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में जो होता है चेंजेस करने वाली पद्धतियां विशेष रूप से पूछी जाती हैं। किलोग्राम से दोस्तों कई सारे मैटर बनते हैं, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम वगैरह, इस तरीके से कई सारी परीक्षाओं में परिवर्तन पूछा जाता है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है और कई सारी क्वेश्चंस के अंतर्गत भी ऐसी प्रतिक्रिया बनती है। तो दोस्तों मापन की जो सबसे बड़ी पद्धति है वो किलोग्राम है। किलोग्राम के बाद आता है हेक्टाग्राम। क्या आएगा हेक्टाग्राम। हेक्टाग्राम के बाद क्या आता है डेकाग्राम। क्या आएगा डेकाग्राम। और किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, इसके बाद आएगा दोस्तों ग्राम। ग्राम के बाद आएगा डेसीग्राम। क्या आएगा डेसीग्राम। डेसीग्राम के बाद आएगा आपका सेंटीग्राम। सेंटीग्राम। और सेंटीग्राम के बाद आएगा मिलीग्राम। क्या आएगा मिलीग्राम। अब दोस्तों आपको पता है मापन की कुछ पद्धतियां होती है जिनमें हम विशेष रूप से मापते हैं। जैसे ग्राम होता है, ग्राम के बाद आप मीटर कह सकते हैं, और मीटर के बाद क्या कह सकते हैं लीटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं लीटर कह सकते हैं। तो किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, इसके बाद ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अगर मीटर में है तो किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसके बाद दोस्तों लीटर में अगर है तो किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। अब दोस्तों मीटर में अगर आप इसको रखें तो मीटर में ये अच्छा याद होता है। किस में याद अच्छा होता है मीटर में याद होता है। अगर मीटर में होगा तो यहाँ हम कहेंगे क्या किलोमीटर। किलोमीटर के बाद कहेंगे हेक्टामीटर। हेक्टामीटर के बाद क्या कहेंगे डेकामीटर। क्या कहेंगे डेकामीटर। डेकामीटर इसको कहेंगे। डेकामीटर के बाद मीटर होगा, इसके बाद इसको कहेंगे क्या डेसीमीटर। क्या कहेंगे डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद इसको कहेंगे सेंटीमीटर, और इसके बाद क्या कहेंगे मिलीमीटर। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। अब परिवर्तन किस तरीके से होता है, अगर आप इस तरफ से इधर आ रहे हैं, इस तरफ से अगर आप इधर आएंगे तो जितने स्थान खिसकेंगे उतना एक के बाद शून्य बढ़ाकर दी गई संख्या में आप गुणा कर देंगे तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि आपको सबको पता है 1 किलोग्राम बराबर होता है कितना 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा 1000 ग्राम। यानी यहां से आपसे कहा कि 1 किलोग्राम को आप ग्राम में बदलिए, तो किलोग्राम से आप ग्राम तक आने के लिए 1, 2, 3 स्थान खिसकेंगे। यानी 1 में 1 के बाद 3 जीरो बढ़ाकर गुणा करना है। तो 1 में अगर आप 3 जीरो बढ़ाकर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 1000 बनेगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा है कि 2 किलोग्राम है। क्या है 2 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम को आप ग्राम में बदलिए, तो 2 आप सबसे रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे, और 2 के बाद आप ग्राम पे आएंगे तो 1, 2, 3 स्थान खिसकेंगे, तो 1 के बाद कितने 3 जीरो बढ़ा के इसका गुणा करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 2000 किलोग्राम। इस तरीके से। अब दोस्तों ये मीटर में हो, डेसीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, किसी भी हो, इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप इधर से इधर आएंगे तो 1 के बाद जितने भी स्थान खिसकेंगे उतने शून्य बढ़ा के गुणा करेंगे, और इधर से इधर आएंगे तो 1 के बाद शून्य बढ़ाकर आपको क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, अगर आप इधर से इधर जाते हैं तो। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, या इस तरीके से आ गया कि 1.75 सेंटीमीटर को आप 1.75 सेंटीमीटर को डेका मीटर में बदलिए। ये आपसे कहा कि
कि 1.75 सेंटीमीटर को आप डेका मीटर में बदलिए। किस में बदलना है? डेका मीटर में। तो 1.75 हो गया, अब डेका मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर से आप डेका मीटर में बदलेंगे। किसमें? सेंटीमीटर से डेका मीटर में, यानी 1 2 3 स्थान आप खिसकेंगे तो एक के बाद क्या करेंगे, 3 जीरो आप नीचे रखेंगे और आप इसमें इसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी 2 स्थान तो आपके ये हैं, 3 स्थान और हो जाएंगे। चाहो तो आप इसका दशमलव हटा के नीचे कितने 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब आपको एक के बाद कितने का भाग देना, भाई एक के बाद जितने भी शून्य होते हैं ना, जब भाग देते हैं तो उतने ही अंकों बाद दशमलव लगा देते हैं जितने एक के बाद क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना है तो ये कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, 4 और ये 5, यानी 0.00175 क्या हो जाएगा, डेका मीटर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एक क्रम आपको याद होना चाहिए, किलोग्राम या किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसके लिए दोस्तों आप एक ऐसे याद रखेंगे, एक ट्रिक आप बनाएंगे, किमी हटो देखो मी, किमी हटो देखो मी, देसी देसी सेंट मिली, देसी सेंट मिली। इस तरीके से आप एक ट्रिक याद रखेंगे। क्या ट्रिक होगी, किमी हटो देखो मी, देसी सेंट मिली। मान लीजिए किमी नाम की कोई लड़की है, भाई किमी नाम की लड़की से आप क्या कह रहा है, किमी हटो देखो मुझे, मुझे यानी किमी हटो देखो मी, यानी देखो मुझे क्या मिला है, तो देसी सेंट मिली है। भाई देसी सेंट नहीं आती थी, काला भूत जो होता है उसको क्या कहते हैं, देसी सेंट कहते हैं, जिसमें ओवर स्मार्ट खुशबू आती है उसको कहते हैं क्या, देसी सेंट। यानी किमी हटो देखो मी, देसी सेंट मिली। अब इससे भी क्लियर कैसे करेंगे, जैसे किमी यानी किलोमीटर हो गया, हटो यानी हेक्टामीटर हो गया, देखो यानी डेकामीटर हो गया, मी यानी मीटर हो गया, इसके बाद डेसी यानी डेसीमीटर हो गया, सेंट यानी सेंटीमीटर हो गया, मिली यानी मिलीमीटर हो गया। तो दोस्तों ये क्रम आपको क्लियर करना है, क्योंकि जब तक क्रम क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस परिवर्तन को अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कई सारी परीक्षाओं में एक तो सीधा क्वेश्चन बनता है, जैसे वर्ग 3 परीक्षाएं होती हैं, भाई हमने पिछली वर्ग 3 परीक्षाएं देखी हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं, भाई आपको दे दिया कि 10 डेका ग्राम को सेंटीग्राम में बदलिए, या 10 डेका मीटर को आप डेसीमीटर में बदलिए, या 10 सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में बदलिए। तो इस तरीके से कई सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, और ये दोस्तों बड़े बड़े जो सवाल होते हैं ना, उनमें होने वाली ये छोटी छोटी घटना है, इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से इस मैटर को क्लियर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बड़े जबरदस्त 10 का दम, यानी कि 10 क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आया हूं, और दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना है और 10 वेरी यूजफुल क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 16 का घनमूल, 16 का घनमूल, 16 का घनमूल खाली स्थान एवं खाली स्थान एवं खाली स्थान के मध्य स्थित है, खाली स्थान एवं खाली स्थान के मध्य स्थित है। यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका कि 16 का जो घनमूल होगा वो खाली स्थान एवं खाली स्थान के मध्य स्थित है, यानी कौन सी दो संख्याओं के मध्य में 16 का घनमूल स्थित होगा। भाई ऑप्शन की चर्चा करें तो ऑप्शन है 1 व 2, सेकंड ऑप्शन है 2 व 4, थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है 1 व 3, और ऑप्शन नंबर 4 है 2 व 3, 2 व 3। 16 का घनमूल कौन सी दो संख्याओं के मध्य में स्थित है, यह आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। भाई घनमूल यानी भाई 16 का आप घनमूल निकालें तो भाई पूर्ण घन संख्या ये नहीं है। पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं, जैसे आपको पता है घन का मतलब घात 3 होता है, तो 1 पे घात 3 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। 2 पे घात 3 का मतलब क्या होगा, 8 होगा। 3 पे घात 3 का मतलब क्या होगा, 27 होगा। और 4 पे घात 3 का मतलब क्या होगा, 64 होगा। 5 पे घात 3 का मतलब क्या होगा, 125 होगा। इसको हम कहते हैं घन संख्या। क्या कहेंगे, घन संख्या। यानी इधर की जो संख्याएं होती हैं दोस्तों, इनको कहा जाता है घन संख्या। अब 16 का जो घन होगा वो निश्चित रूप से आपको पता है कि 8 और 27 के बीच में
जो संख्या है वो कौन सी आती है, 16 आती है। 8 और 27 के बीच में कौन सी संख्या है, 16 है। तो निश्चित रूप से 8 का घनमूल 3 है, 8 का घनमूल 2 है, 27 का घनमूल क्या है, 3 है। तो 16 का घनमूल जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। किसका घनमूल, 16 का घनमूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। अब भी दोस्तों घनमूल भी निकालना आपको आना चाहिए। कोई भी संख्या है तो उसका घनमूल आप किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं घनमूल निकालने का। बाकी कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसका घनमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1728 आपको दिया है, सीधा क्वेश्चन आता है 1728 का घनमूल क्या होगा। या फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा 1728 के ऊपर करनी होगी, करनी की घात 3 होगी, बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, घनमूल कहेंगे। भाई घनमूल किस तरीके से निकालते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। करनी के अंदर जो संख्या दे रखी है उसमें 3 अंकों का एक जोड़ा बनाना है और शेष अंकों का दूसरा जोड़ा बनाना है। क्या करना है, दाईं ओर से यानी पीछे से 3 अंकों का एक जोड़ा और शेष अंकों का दूसरा जोड़ा आपको बनाना है। दूसरे जोड़े में आपको देखना है कि ये जो संख्या है ये पूर्ण घन है कि नहीं। अगर पूर्ण घन नहीं है तो इससे छोटी पूर्ण घन संख्या आपको लेना है। अगर बराबर है तो निश्चित रूप से आप बराबर ही लेंगे। तो यहां से आप 1 का घनमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, 1 का घनमूल। तो 1 का घनमूल तो दोस्तों 1 ही होता है, 1 का घन 1 होता है और 1 का घनमूल भी क्या होता है, 1 होता है। या फिर अगर मान लीजिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं होती तो अगर यहाँ 4 होता तो 4 से छोटी पूर्ण घन संख्या लेते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए 16 है तो 16 से छोटी पूर्ण घन संख्या 8 लेते हैं। यानी दी गई दूसरे जोड़े से छोटी पूर्ण घन संख्या आपको लेना है। तो 1 खुद पूर्ण घन संख्या, तो 1 का घनमूल क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए जैसे 4 होता या जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता 16, तो 16 से छोटी पूर्ण घन संख्या 8 होती और 8 का घनमूल क्या होता, 2। तो 2 हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अब फर्स्ट जोड़े में आपको क्या करना है, यानी ये आपका इकाई अंक छोड़ के दूसरा अंक हो गया जो कि आपको घनमूल निकालना है उसका। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट जोड़ा जो आपका 728 का है, 728 में आपको इकाई अंक देखना है, इसमें 8 है और 8 पे घात आपको 3 करना है। भाई 8 पे घात 3 का मतलब 512 होगा और इसका इकाई अंक क्या हुआ, 2 हुआ। तो ये आपका अविष्ट घनमूल हो गया जो आपको निकालना है। क्या था भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते से ही आप आंसर बता सकते हैं। किसी भी संख्या का घनमूल आपको निकालना है तो 3 अंकों का एक जोड़ा, शेष अंकों का दूसरा जोड़ा होगा। पहले जोड़े से छोटी पूर्ण घन संख्या तो खुद एक पूर्ण घन है, 1 का घनमूल 1 होगा। दूसरे जोड़े की बात है ये। पहले जोड़े में क्या होगा, पहले जोड़े का इकाई अंक देखेंगे, यहाँ पे 8 है और 8 पे घात 3 करते हैं तो 512 आता है। 512 का जो पहला अंक होगा वो ही हमारे अभिष्ट घनमूल का इकाई अंक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों घनमूल और वर्गमूल तो विशेष रूप से परीक्षाओं के अंतर्गत आते हैं। बोर्ड मास का ये एक पार्ट बनाते हैं जिसमें जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन परीक्षा के अंतर्गत यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह संख्या जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, वह संख्या जो 2, 3, 4 एवं 6 से 2, 3, 4 व 6 से, वह संख्या जो 2, 3, 4 व 6 से विभाज्य है वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन थोड़े से नोट कर लेते हैं अपन, क्योंकि ऑप्शन से आप क्लियर करेंगे। तो 64, 68 फर्स्ट ऑप्शन है, 64, 68। सेकंड ऑप्शन है 65, 67, 8। तीसरा ऑप्शन है 68, 92, 8, 68, 92, 8। और चौथा ऑप्शन है 64, 92, 8, 64, 92, 8। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 4 से और 6 से विभाजित है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए, क्योंकि विभाज्यता के नियम जब आपको पता होंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। देखिए विभाज्यता के नियम, यानी सबसे पहले आपको 2 का नियम पता होना चाहिए। तो 2 का नियम होता है दोस्तों, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है
तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। इसका मतलब ये है कि ये सारी संख्याएं, भाई इकाई अंक 8 है तो सारी संख्याएं ये 2 से विभाजित हैं। एक चीज़ से तो हमारा क्लियर नहीं हो रहा है कि ये सभी संख्याएं 2, 3, 4 और 6 से विभाजित होना चाहिए, तो 2 से ये पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद 3 की बात करें तो दोस्तों 3 का जो नियम होता है वो ये कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या जो आपको दे रखी है उसमें सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो प्लस करते हैं, 8 और 6 14, 14 और 6 कितने होंगे 20 होंगे, 14 और 6 कितने होंगे 20, 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 4 कितना 24, यानी ये संख्या 3 से विभाजित है। हाँ, ये संख्या 3 से विभाजित है। एक बात यहां से हम क्लियर करेंगे। इसके बाद सेकंड संख्या चेक करेंगे, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27 और 5 कितना होगा 32 होगा। इसका मतलब 32 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इस संख्या को हम नहीं लेंगे। इसका मतलब यहाँ से ये एक संख्या तो क्रॉस हो गई, ये हमारा आंसर नहीं हो सकती क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं है। यहाँ चेक करेंगे, 8 और 2 10 होंगे, 10 और 9 19 हो गए, 19 और 8 27 और 6 कितना 33, यानी ये संख्या 3 से विभाजित है, यह आपका आंसर हो सकती है। लास्ट वाली संख्या देखेंगे, 8 2 10 हो गए, 10 और 4 कितना 10 और 9 कितने हो गए 19, 19 और 4 हो गए 23, 23 और 6 कितने हो गए 29 हो गए। तो 29 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी ये संख्या आपका आंसर नहीं हो सकती। यानी या तो आपका आंसर पहली संख्या है या फिर तीसरी संख्या है। अब दोस्तों जो 6 का नियम होता है, 4 को अभी फिलहाल में छोड़ दीजिए, 6 का नियम होता है यदि किसी संख्या में 2 का और 3 का भाग जा रहा है तो निश्चित रूप से उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें 2 और 3 का जा रहा है तो उसमें 6 का भी जाएगा, इसमें 2 और 3 का जा रहा है तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। इसका मतलब अब यहां से ये 2 ऑप्शन आपके एकदम क्लियर है। यदि 4 का भाग चला जाता है तो दोस्तों 4 का नियम यह कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में, यानी इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में अगर 4 का भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होती है 4 से विभाजित होती है। इसका मतलब अगर आप 4 का भाग यहाँ दें तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 7 28 और 4 7 28, भाई ये तो दोनों में जा रहा है। अब यहाँ से क्या डिसाइड करें कि भाई किस संख्या में आपका भाग जाता है, यानी किस संख्या में आपका यहाँ से पूछा है कि किस संख्या में 2, 3, 4 एवं 6 का भाग जाता है। तो 4 एकम 4 बचे 2, 4 7 28 हुए हैं भाई, यहाँ पर 4 7 28, ये तो दोनों संख्याएं आपकी आंसर निकल रही हैं। भाई एक बार और चेक कर लीजिए, इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग तो जाता है, एकदम श्योर है। 3 का भाग देने के लिए चेक करेंगे, 8 और 6 14 हो गए, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 6 24, 3 का भाग इसमें जाएगा। 8 और 2 10 हो गए, 10 और 9 29, 29 और 8 कितने होंगे 27 होंगे, 19 और 10 और 8 और 2 10 होंगे, 10 और 9 19 हो गए, 19 8 27 हो गए, 27 और 6 33, यानी 3 का भाग इसमें जा रहा है। और 6 का भाग दोस्तों उसी में जाता है जिसमें 2 और 3 का भाग जाता है। इसका मतलब ऑप्शन में मिस्टेक है, ये वाली संख्या भी आपका आंसर हो सकती है और ये वाली संख्या भी आपका आंसर हो सकती है, दोनों में से। यानी दोनों संख्याएं 2, 3, 4 व 6 के नियम से विभाजित होती हैं। इसका मतलब भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, यानी ऑप्शन आपके मिस हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि भाई मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं तो आप कहीं ना कहीं आप नियम जो होते हैं वो आप देख लीजिए। नियम सारे यही होते हैं दोस्तों, मैं एकदम श्योर हूं ये संख्याएं जो हैं वो 2, 3, 4 व 6 से विभाजित हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3, 4 व 6 से विभाजित है, तो दोनों इसके आंसर निकलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में OA तथा OB विपरीत किरणें हैं, तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है। यानी एक आकृति दी गई है, उस आकृति में x का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों इस तरीके से एक आपको आकृति दी है, ये रेखा है और इस पर 2 किरण खड़ी हुई हैं इस तरीके से, ये 2 किरण हो गई इस टाइप से। इसको आप D नाम दे देंगे और इसको आप C नाम दे देंगे। इसके बाद ये A है और ये B है।
V के बाद आपका ये वाला पॉइंट O है, यहाँ पे आपको दिया है x प्लस 10, ये x प्लस 10 है, ये x प्लस 20 है, x प्लस 20 है और ये आपका x है। तो x का मान आपको यहाँ पर बताना है कि x का मान क्या होगा। भाई ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 60 है, सेकंड ऑप्शन आपका है 40, 70 और 50, सी वाला ऑप्शन है 40, 70 और डी वाला ऑप्शन है क्या 50। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ से किस तरीके से आप क्लियर करेंगे। हाँ, क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, आपको एक आकृति दे रखी है, इस आकृति में आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये रेखाएं तथा कोण से संबंधित चैप्टर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। मैं थोड़ा सा आपको नियम पहले क्लियर करवा देता हूँ इस तरीके से। पहला नियम इसके अंतर्गत दोस्तों बनता है, एक यदि कोई ये किरण है या एक रेखा है और इस पर कोई किरण खड़ी होती है तो यहाँ पर जो दो कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी x और y अगर यहाँ पे दो कोण बनते हैं तो दोनों कोणों का योग 180 होता है। और दोस्तों ये जरूरी नहीं होता कि यहाँ पर एक कोण बने, भाई एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा पर जितनी भी रेखाएं होती हैं उन सबका योग कितना होता है, एक सरल रेखा पे जितने भी कोण बन जाए उन सबका योग होता है कितना 180 डिग्री। दूसरा नियम होता है दोस्तों, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु O पर, तो ये वाले कोण इनको हम कहते हैं, ये एक, ये दो हो गया, या इसको आप दो नाम दे देंगे, ये दो हो गया, ये तीन हो गया और ये क्या हो गए, चार हो गए। तो दोस्तों इनको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं और विपरीत कोण भी इनको कहा जाता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो विपरीत कोण बराबर होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी एक बराबर क्या होगा 3 होगा और दो बराबर क्या होगा 4 होगा। और इस तरीके से दोस्तों जैसे एक ही बिंदु पर दो रेखाएं काट रही, भाई एक ही बिंदु पर ऐसे 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण कितने भी बन जाए, इन सबका योग इस बिंदु पर जो कोण बनेंगे उन सबका योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। इसके बाद दोस्तों चौथा जो नियम होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं, इनको आप कुछ भी नाम दे देंगे, ये हो गया A, ये हो गया B और इसको नाम दे देंगे CD। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, इस तरीके से दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो यहाँ दोस्तों एक कोण बनता है, यहाँ कोण बनता है, यहाँ कोण बनेगा और यहाँ कोण बनेगा। इसके बाद इधर भी कोण बनेंगे इस तरीके से, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये क्या हो गया 8 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर कोण बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला नियम जो बनता है वो होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण क्या होंगे, 2 और 6 ये संगत है, ये दोनों बराबर हैं। 1 और 5 संगत है, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। 8 का संगत 4 होगा तो 8 और 4 बराबर होंगे। 7 और 3 संगत होंगे तो 7 और 3 कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा नियम बनता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण यानी जेड की आकृति में इस तरीके से जो कोण बने उनको एकांतर कोण कहेंगे, यानी 4 और 6 कैसे हैं, बराबर हैं। 3 और 5 कैसे हैं, बराबर हैं। इसके बाद तीसरा नियम बनता है कि दो अंतः कोण यानी अंदर वाले कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अंदर वाले कोण यानी कि 3 और 6 दोनों का योग कितना है 180 है, 4 और 5 दोनों का योग कितना है 180 है। तो दो चीजें आपको यहां से क्लियर करना है। पूरक का मतलब होता है यदि कोई दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहा जाता है। यदि कोई भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसको पूरक कोण कहेंगे। और कोई भी दो कोणों का योग यदि दोस्तों 180 डिग्री आता है तो उनको क्या कहा जाता है, समपूरक कहा जाता है। कई परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि भाई एक समपूरक कोण का मान 100 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो सीधी सी बात है दोनों का योग 180 है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई इस क्वेश्चन में क्या है, पहला जो नियम था मैंने आपको बताया कि एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इन सभी कोणों का योग 180 कर देंगे, यानी x प्लस 10 हो गया, प्लस का x हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 180 होगा। अब x जरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 कितने हो गए, 3x हो गए, प्लस 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 180। तो इस तरीके से 3x बराबर 30 इधर आके माइनस का हो गया, कितना बचा 150।
3 से इसको काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 5 6 15, 0 का 0, यानी x का मान होगा कितना 50। ठीक है दोस्तों, तो x का मान यानी ये वाला कोण कितने का है 50 डिग्री का है, ये x प्लस 10 यानी 60 डिग्री का है, ये x प्लस 20 यानी 50 और 20 कितना है 70 है। अब टोटल काउंट कर लीजिए, 70 और 50 कितने हो जाएंगे 120 और 60 कितना हो गया 180, यानी एक सरल रेखा पर बने तीनों कोणों का योग हो गया कितना 180। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा जबरदस्त ये एक क्वेश्चन था। और कोणों को लेके दोस्तों इतने सारे नियम बनते हैं, वो सारे नियम यानी सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से क्लियर करवाए। इस टाइप की आकृति इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो मैंने आपसे बार बार कहता हूँ भाई कमेंट्स के माध्यम से आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर करवाएंगे जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सरल सा क्वेश्चन था जो हमारे 10 के दम सीरीज का 5वां क्वेश्चन था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और स्पेशल क्वेश्चन सीरीज का वीडियो दोस्तों ये है, आप वीडियो जरूर पूरा देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कलेक्शन करके मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मात्र यही महीना आपकी परीक्षा के लिए बचा है, नेक्स्ट महीने में आपका एग्जाम है, तो आप जितने भी स्पेशल क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा सकता हूं मैं पूरा प्रयास करूंगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाऊं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, शायद ही कुछ सिलेक्टेड लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को नोट करें और अपने दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल सेट करके रखें, भाई सर ने हमें ऐसा क्वेश्चन बताया था और आपकी परीक्षा में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जो पिछली व्यापम परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीजगणितीय व्यंजक में डिग्री आपको बताना है। भाई निम्नलिखित बीजगणितीय व्यंजक है, इसमें डिग्री क्या होगी, तो बीजगणितीय व्यंजन है 9x² y², इसके बाद आपको दिया है -5x², 5x और x पे घात 5 है, इसके बाद y दिया है, फिर माइनस का निशान है, इसके बाद है 5x² और y²। इसमें आपको बताना है कि इस व्यंजक की डिग्री क्या है। भी ऑप्शन है 7, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 7, सेकंड ऑप्शन आपको दिया है 6, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 8 और चौथा ऑप्शन आपको दिया है कितना, चौथा ऑप्शन दिया है कितना 9। अब पिछले क्वेश्चन यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, भाई निम्नलिखित बहुपद की कोटि क्या है। कोटि का मतलब क्या होता है, अधिकतम घात को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप भाई 3 पद इसके अंतर्गत हैं, तीनों पदों में आप क्या करेंगे, इनकी घातों को क्लियर करेंगे कि भाई यहाँ घातें कितनी हैं, इनकी घातों को आप क्लियर करेंगे यानी घातें कितनी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 2 कितनी घातें हैं, 2 और 2 अगर आप घातें देखें तो यहाँ पर निकलती है कितनी 4। इसके बाद आप सेकंड वाले इसमें देखें तो ये है आपका 5x पे घात 5 हुआ और इसके बाद क्या है y है, तो यहाँ पर 5 घात है और कितना है 1 घात है, तो इस तरीके से यहाँ पे घात हुई कितनी 6। कितनी घात हुई 6, 9x 5x²। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला है, अगला जो है आपका यहाँ पर आपको दिया है 5x इसका स्क्वायर है, इसके बाद y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है और इसके बाद यहाँ पर अगर आप घातों को काउंट करते हैं तो कितना निकलता है 2 और 2 कितना निकलता है 4 निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अधिकतम घात है वही क्या है, यहाँ पर डिग्री है। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई आपसे पूछा था कि भाई बहुपद की कोटि क्या है, तो अधिकतम घात जो होती है वो क्या होती है, कोटि होती है। तो यहाँ पर जो अधिकतम घात यहाँ पे काउंट करने पे आई है वो कितना आया है 5 + 1 यानी 6 आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यानी यहाँ पर इस समीकरण में या इस बहुपद जो आपको दिया है इसमें इसकी डिग्री आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक पद में जो इसकी घातें होंगी उन सबको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो अधिकतम घात बनेगी आपकी उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो स्पेशल 10 क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें ये हमारा छठा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको एक सारणी दी है और इस सारणी में आपको एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आप साइड में देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न सारणी को सावधानी पूर्वक आपको पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना। भाई मैं आपको कोई एक ही क्वेश्चन बताऊंगा कि भाई यहाँ से क्या एक क्वेश्चन बन सकता है, बाकी क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी ढेर सारी हो सकती है, क्योंकि जब भी सारणी से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है ना, तो विशेष रूप से पूछा जाता है औसत, प्रतिशत आपसे पूछा जाता है। औसत और प्रतिशत के ढेरों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जब किसी सारणी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तालिका में 3 संस्थान आपको दे रखे हैं, तालिका में 3 संस्थान हैं, अर्थात ABC 3 संस्थान हैं और 3 पाठ्यक्रम आपको दे रखे हैं। PQR में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या आपको दर्शाई गई है। यानी आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे पाठ्यक्रम, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, पाठ्यक्रम, और यहाँ पर आप लिखेंगे संस्थान, यहाँ पर आप लिखेंगे संस्थान। और संस्थान में आपके 3 संस्थान हैं, A, V और C, 3 संस्थान हैं। पाठ्यक्रम में दोस्तों 3 पाठ्यक्रम हैं, P, Q और R। अब यहाँ पर तीनों संस्थान में आपको पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो किस तरीके से संख्याएं दी गई हैं जरा आप सारणी पहले क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर R पाठ्यक्रम है, ये Q पाठ्यक्रम है, ये P पाठ्यक्रम है और इसके बाद ये 3 संस्थान हैं आपके। संस्थान क्या हैं, A, B और C। अब इनमें पढ़ने वाले यानी संस्थान A में पढ़ने वाले, P पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों की संख्या आपको दी है 520 और Q की इधर का ही पूरा नोट कर लेते हैं, ये कितना है 410 है। इसके बाद ये 550 है। संस्थान C में P पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। इसके बाद Q में है ये 410 है। 410 के बाद यहाँ पर आपको दिया है 540, 540 के बाद यहाँ दिया है आपको 610 और इसके बाद यहाँ दिया है R पाठ्यक्रम में A संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी 430 हैं, B संस्थान में पढ़ने वाले 210 हैं और 210। इसके बाद C संस्थान में पढ़ने वाले 590 हैं। कितने हैं, 590। अब यहाँ से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है, क्वेश्चन यहाँ से स्पेशल इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पूछा जाता है प्रतिशत, औसत, ये विशेष रूप से पूछा जाता है और इसके बाद आय व्यय, ऐसे करके भाई जो भी उस क्वेश्चन में दर्शाया जाता है उससे संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, औसत प्रतिशत के क्वेश्चन बनते हैं, आय व्यय को लेके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, यानी टॉपिक आना चाहिए और जो आपका सारणियम या आपको जो तालिका दे रखी है उस तालिका को आपको पढ़ना आना चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन परीक्षा के अंतर्गत खूब पूछे गए हैं, क्योंकि ये दिखने में तो हुआ लगते हैं लेकिन दोस्तों बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, इसलिए परीक्षाओं में विशेष रूप से इनका क्रेज होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संस्था बी, क्या पूछा है, संस्था बी में आपको ये बताना है, संस्था बी में पाठ्यक्रम R पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या। संस्था बी में पाठ्यक्रम R पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या। तो संस्था बी में R पाठ्यक्रम पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 210 है। कितनी है, 210। देखिए क्लियर यहाँ पे लिखा है संस्था बी में 210 छात्र हैं। कौन सा पाठ्यक्रम, तो R पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। इसके बाद आपसे कह रहा है कि संस्था सी में पढ़ रहे कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो संस्था सी में पढ़ रहे कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। भाई संस्था सी में आपसे ये नहीं कहा कि कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ रहा है, यानी संस्था सी में तीनों पाठ्यक्रम पढ़ रहे कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। भाई जब भी आपको किसी चीज का प्रतिशत निकालना होना तो एक सिंपल सा सूत्र बनता है प्रतिशत। जैसे अपन नहीं निकालते भाई आपके 10वीं में कुछ अंक आए हैं तो कितने अंक आए हैं, कितने में से आए हैं, फिर क्या करते हैं आप गुणा 100 करते हैं, यानी प्राप्तांक बटा पूर्णांक इंटू 100 करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। तो जिस भी चीज का परसेंट निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जिस पे निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं, इंटू क्या करते हैं 100 करते हैं। तो आपको ये बताना है संस्था बी में R पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, यानी उनकी संख्या है 210। कितनी है, 210। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि संस्थान सी में पढ़ रहे कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो संस्थान सी में पढ़ रहे टोटल छात्र ये हैं, वही सबको काउंट कर लेंगे। अगर सबको प्लस करें तो 0 0 0 0 हो गए, 5 और 1 6,
5 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, एक हासिल आएगा तो ये होगा 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 1 कितना 17 यानी 1750। यानी संस्था सी में पढ़ने वाले टोटल छात्र कितने हैं 1750। अब प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, क्या कर देंगे इंटू 100। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ आप 0 से 0 काट सकते हैं, इसके बाद 25 से काटेंगे तो 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा और 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया। 7 से काटेंगे कितना 7 तिया 21 हो गया और 4 तिया कितना 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कितना प्रतिशत है 12% है। अब आपसे दोस्तों इस तरीके से आपको सारणी अगर पढ़ना आ गया, यानी सारणी को आप एकदम से क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ से किसी भी क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोस्तों आप पहले एक बार वीडियो को थोड़ा सा नेक्स्ट प्रीवियस करके आप फिर से देख सकते हैं और क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ये व्यापम परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेशल 10 के दम में हम अब 8वें दम पर पहुंचे हैं, यानी 8वें क्वेश्चन पर हम पहुंचे हैं। ये स्पेशल 10 क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है दोस्तों, वीडियो आप जरूर पूरा देखें। अगर आप स्पेशल 10 क्वेश्चन सीख जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट मैटर साबित हो सकता है, अगर आप हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, पिछले 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 10 क्वेश्चन। भाई 10 क्वेश्चन से मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन से कहीं ना कहीं कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी की सारी मैटर जो है मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन दोस्तों विशेष रूप से देखें, और क्वेश्चन आपने पहले इस तरीके का नहीं पढ़ा है तो उसको निश्चित रूप से आप नोट करें, उसको क्लियर करें, और जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ताकि आपका बार बार रिवाइज होता रहे और परीक्षा में एक अच्छा परफॉर्मेंस आप करें मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों साधारण ब्याज को लेकर। साधारण ब्याज का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। भाई साधारण ब्याज भी क्वेश्चन ही साधारण से होते हैं, नाम ही कहा है कि साधारण ब्याज, यानी क्वेश्चन भी साधारण से होंगे, लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसा है। यदि मैं 1 रुपये का ब्याज, यानी यदि मैं 1 रुपये पर ब्याज 1 पैसा आता है, यानी यदि आप किसी को 1 रुपये देते हैं और 1 रुपये का जो ब्याज होता है, 1 रुपये का जो ब्याज होता है वो 1 पैसा आता है, यानी 1 रुपये का ब्याज क्या होगा 1 पैसा होगा। तो आपसे ये पूछा है तो आप प्रतिशत दर बताइए कितना है, यानी दर प्रतिशत आप बताइए कि प्रति वर्ष दर प्रतिशत क्या है, यानी प्रति वर्ष यानी कि प्रत्येक साल में आपका दर कितना है यह आपको बताना है। भाई ऑप्शन देखें तो 10 12 15 ऑप्शन है आपके 10 12 15 और 12 सही 1/2, क्या है 12 सही 1/2, यानी 1 रुपये का जो ब्याज है वो 1 पैसा प्रति वर्ष आता है। तो आपको दर बताना है, दर कितना होगा। पहली बात तो दोस्तों साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय वटा कितना है 100 है। मूलधन इंटू दर इंटू समय वटा कितना 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय वटा कितना 100। अब यहाँ आपको मैटर में मान रखना है। भाई आपको निकालना है आर का मान। जब आपको आर का मान निकालना है तो आपके पास पी का मान, टी का मान और एसआई का मान होना चाहिए। अब आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको तालमेल बनाना पड़ेगा कि 1 रुपया है और ब्याज पैसे में आ रहा है, या तो आपको पैसों को रुपयों में बदलना पड़ेगा या फिर रुपये को पैसे में बदलना पड़ेगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपया बराबर होता है क्या 100 पैसे, क्या होता है 100 पैसे। यह आपको मैटर पता होना चाहिए, क्योंकि रुपये और पैसों को लेकर कई सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 1 रुपये का जो ब्याज है वो 1 पैसा है, कितने वर्ष में, प्रति वर्ष में। तो इसका मतलब आप 100 पैसे किसी को देते हैं। 100 पैसे जब आप किसी को देते हैं तो उसका ब्याज आता है कितना, 1 पैसा आता है, 1 पैसा आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये कहा है कि यदि मैं 1 रुपये पर ब्याज 1 पैसा आता है, यानी प्रति माह 1 पैसा आता है, तो 12 महीने में ये जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 12 पैसे आएगा।
यानी 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 पैसे होगा। यानी 1 रुपए का जो ब्याज है वो 1 पैसा प्रति माह आता है। तो प्रति वर्ष आपको दर बताना है कि प्रति वर्ष दर क्या है। तो भाई प्रति वर्ष यानी 1 साल का मैटर हुआ भाई, एक प्रति वर्ष यानी 1 महीने में यदि ब्याज आता है आपका 1 पैसा, तो 12 महीने में कितना आएगा, 12 पैसे। और मूलधन यानी आपका 1 रुपए है, और दर का मान आपको बताना है, समय का मान कितना है, 1 है, यानी 1 साल हो गया, और बटे में कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी सीधी सी बात है आपको आर का मान निकालना है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 12%। कितना हो जाएगा, 12%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे तो साधारण ब्याज निकालना बहुत आसान होता है, आपको मूलधन दे दिया जाए, दर दे दी जाए, समय दे दी जाए, तो आप यहाँ से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आसान होता है। लेकिन ऐसे परिवर्तन करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो थोड़े से अलग होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो चुका है दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक वर्ग की भुजा, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यदि एक वर्ग की भुजा में 7% वृद्धि कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 9, कोई वर्ग है, उस वर्ग की भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में यदि आप 7% की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। किसी वर्ग की भुजा में यदि आप 7% की वृद्धि कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में, यानी वर्ग का जो एरिया होगा उसमें कितने % की वृद्धि होगी, यह आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाता है ये आपको ध्यान देना है। किसी वर्ग की भुजा में यदि आप 7% की वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, एक तो आपसे कहेंगे कि वो वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दे या फिर क्या कर दे, कमी कर दे। इसके बाद आपसे बोल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा में वृद्धि कर दे या फिर कमी कर दे। इसके बाद आपसे बोल सकते हैं दोस्तों घन की भुजा, क्या पूछ सकते हैं, घन की भुजा में 7% की वृद्धि कर दें या कमी कर दें। तीसरा क्वेश्चन बनता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या में या तो वृद्धि कर दें या फिर कमी कर दें। और 5वां क्वेश्चन बनता है दोस्तों गोला की त्रिज्या में, गोला की त्रिज्या में 7% की वृद्धि कर दें या कमी कर दें। तो कितने तरीके के क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 प्रकार के क्वेश्चन आप इस तरीके के क्वेश्चन से बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं कि भाई वर्ग की भुजा में 7% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 7% से बढ़ा दें तो वही क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, घन की भुजा को यदि 7% से कम कर दे तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, या वृत्त की त्रिज्या को 8% से कम कर दे यानी कि 7% से कम कर दे तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, या गोला की त्रिज्या को 7% से बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। भाई दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपको परसेंट दे रखा है उसको आप क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। इसके बाद अगर वृद्धि हो रही तो आपको प्लस का निशान लगाना है, और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कमी हो रही तो आपको माइनस का निशान लगाना है। इसके बाद जो भी आपको वृद्धि और प्रतिशत दे रखा है उसका स्क्वायर करना है, यानी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और इसमें आपको क्या करना है 100 का भाग देना है। तो इस तरीके से हो जाएगा 7 दूनी 14, वृद्धि हो रही तो प्लस का निशान लगाएंगे और 100 का भाग देंगे तो 2 अंकों बाद दशमलव, यानी आंसर हो जाएगा आपका 14.09%, यानी क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी 14.09% की वृद्धि होगी। हाँ सॉरी 49% की, 14.49% की क्या होगी वृद्धि होगी। क्या करना है भाई, आपसे पूछा जाए जितनी भी भुजा आपको दी जाए कि भाई आपसे कहा 7% की वृद्धि, तो आप क्या करेंगे भुजा का आप 2 गुना कर देंगे, और वृद्धि है तो प्लस कर देंगे और कमी है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे।
इसके बाद जो भी आपको वृद्धि या कमी का परसेंट दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे और बट्टे में 100 कर देंगे। इसके बाद दोस्तों प्लस है तो जोड़ देंगे और माइनस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्पेशल 10 क्वेश्चन की सीरीज जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ अन्य सारे क्वेश्चंस भी क्लियर करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देना है, विशेष रूप से आपको फोकस करना है। और दोस्तों अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये मान के चलिए कि इनके बिना तो परीक्षा होती नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन परीक्षा में बिल्कुल 100% आपकी परीक्षा के अंतर्गत इस तरीके का क्वेश्चन आता है। यानी एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में विशेष रूप से बनता है भिन्नों को लेकर। क्वेश्चन है दोस्तों 1/3, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का आखिरी क्वेश्चन है 1/3, 1/7, 4/7 है, 4/7, और नेक्स्ट है 2/5 को आरोही क्रम में लिखें। 2/5 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में आपको लिखना है। दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन नोट कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन से यहाँ पे काफ़ी सहयोग मिलता है। ऑप्शन में किस तरीके से पूछा जाए ये भी एक आपको क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4/7, 4/7, और दोस्तों ये जो निशान होता है इसका मुंह जिस तरफ खुला होता है उधर की संख्या बड़ी होती है। 4/7, 1/3, फिर इससे बड़ा होगा 2/5, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन है 2/5, 4/7, 2/5, इससे बड़ा है 4/7, और इससे बड़ा है आपका 1/3, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है 1/3, 1/3 से बड़ा है 4/7, से बड़ा है 2/5, और लास्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1/3 से बड़ा है 2/5, से बड़ा है 4/7। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं और ये आपको भिन्न दे रखी हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है भाई डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में है या कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में है। यहाँ तो आपको डायरेक्टली भिन्न दे रखी हैं और भिन्न देने के बाद आपसे कहा कि कौन सा जो क्रम है वो आरोही क्रम में है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होती है भाई, करने के कई सारे नियम होते हैं, लेकिन अगर संख्याएं आपको छोटी और कम संख्याएं दे रखी है तो सीधा सा आप भाग देके दशमलव के 2 अंकों तक 3 अंकों तक आप क्लियर करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इन क्वेश्चंस को क्लियर करें तो भाई आपको क्या करना है, एक में आप क्या करेंगे 3 का भाग देंगे तो नहीं जाने का 0 लगाए, दशमलव बढ़ाए 0, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप 3 तिया 9, फिर 1 0, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यानी 0.333, ये फर्स्ट फिन का आंसर होगा। फिर है आपका 4/7, तो आप 7 का भाग देंगे, नहीं जाने का 0 लगाए, दशमलव बढ़ाया 0। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 40 हो जाएगा। 0 बढ़ाएंगे तो 7 पंजे 35, 5 बचेगा, फिर 7 7 क्या हो जाएगा 49, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 7 कम 7 हो जाएगा। जो थर्ड संख्या आपकी वो 2/5 है, 2/5 यानी आप क्या करेंगे 5 का भाग इसमें देंगे तो नहीं जाने की 0 लगाए, दशमलव बढ़ाए 0, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद 2 0 और आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपका पूरा भाग चला गया है। अब आप इसको अगर आरोही क्रम में लिखें तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आरोही क्रम यानी होता है बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम यानी होता है घटता क्रम। आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और आखिरी में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। और अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी और आखिरी में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है एकदम स्पष्ट कि भाई सबसे छोटी संख्या है 333 यानी 1/3, फिर इससे बड़ा होगा 400 यानी कितना 2/5, फिर इससे बड़ा होगा कितना 4/7 यानी 571, इससे बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा 4/7। और ये आपका किस ऑप्शन में मिलता है,
तो 1/3, 2/5 और 4/7 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यह हमारा एक मैटर क्लियर होता है कि भाई भिन्नों को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में किस तरीके से लिखा जाता है। अब अगर आप घटते क्रम में दोस्तों लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर आप इधर से सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और ये जो निशान होता है आपका इस तरफ खुला होता है, यानी 4/7 पहले लिखते हैं, फिर 2/5 लिखते हैं, फिर 1/3 लिखते हैं। ये कौन सा क्रम हो जाता? अवरोही क्रम हो जाता। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न यानी 0.571 यानी 4/7 सबसे बड़ी है, और आपसे पूछे कि सबसे छोटी कौन सी है, तो 1/3 जो है वो आपकी सबसे छोटी है। अब दोस्तों यहाँ से एक नियम बनता है, अगर अंश और हर में अंतर कैसा हो, समान हो, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 4 और 3 7 होते हैं, 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 1 में 3 जोड़े तो 4 होते हैं। इन दोनों में तो आपका नियम लगता है लेकिन इसमें नहीं लगता। तो यहाँ से दोस्तों एक नियम क्या बनता है कि जब अंश और हर का अंतर कैसा होता है, समान होता है। जब अंश और हर का अंतर समान होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है, ये अंश और ये हर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। जब अंश और हर का अंतर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिसका अंश छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पे आपका एकदम क्लियर हो रहा है। बाकी ऐसा अगर अन्य क्वेश्चन आपका आएगा तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, भाई आपसे आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है, उनका योग क्या है, उनका गुणनफल क्या है। भाई ऐसे ढेर सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10 के दम सीरीज में हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई सी परीक्षा नहीं होती, यानी स्पेशल पुलिस परीक्षा में तो ये विशेष मायने रखता है, यानी ऐसी परीक्षा हुई नहीं है आज तक पुलिस की जिसमें आपसे किसी भिन्न के बारे में क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमारा स्पेशल वीडियो, पिछले वीडियो में भी हमने 10 स्पेशल क्वेश्चन सीरीज आपको दिखाई थी, और आज के वीडियो में भी मैंने आपको स्पेशल 10 के दम यानी कि दम एक से बढ़कर एक 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से क्लियर करवाए हैं, और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको लगे कि मैंने आपको एक अच्छे से क्वेश्चन सीरीज क्लियर करवाई है तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा स्पेशल वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपके स्पेशल 10 क्वेश्चंस को लेके आपके बीच में आने वाले हैं। तब तक के लिए जय मध्य प्रदेश दोस्तों।